न्यूट्रिशन क्लास 3 में आज आप सभी का आरआरबी एग्ज़ाम चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जो न्यूट्रिशन का पार्ट होता है। पोषक तत्व एक ये भी टॉपिक है न्यूट्रिशन चैप्टर में। तो पोषक तत्व क्या है, ये पहले हम समझेंगे। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व भोजन के घटक हैं जो वृद्धि, ऊर्जा और जीवन कार्यों को बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। मतलब हमारे शरीर में पोषक तत्व का रहना आवश्यक है, अन्यथा ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस कारण से हमें पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व की आवश्यकता क्यों होती है और कैसे प्राप्त होगा? जो पोषक तत्व है, उन पोषक तत्वों से हमें किस प्रकार से ऊर्जा और जीवन को वृद्धि किस प्रकार से मिलेगी, इस बारे में हम पोषक तत्व में पढ़ेंगे। तो पोषक तत्व की आवश्यकता हमें क्यों होती है और इसके अंतर्गत ऊर्जा देने वाले, संरक्षी भोजन और शरीर निर्माण में सहायक, इन सभी का आवश्यक पड़ता है। जो ऊर्जा देने वाले हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ और वसा हुआ, ये सब हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। और जो संरक्षी भोजन है, जैसे संरक्षी का मतलब ये होता है जो हमें रक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे भोजन जैसे हमें विटामिन हुआ और खनिज पदार्थ हुए, ये सब हमारे शरीर को क्या पहुंचाते हैं? रक्षा पहुंचाते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। और शरीर निर्माण में सहायक क्या है? शरीर को जो निर्माण यानी बनावट में जो सहायता करती है, वो हमारी प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे शरीर को के निर्माण में और बनावट में सहायता करती है। और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? किस खाद्य पदार्थ को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? इसमें देखिए, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे गेहूँ, ये सब। और कार्बोहाइड्रेट को जानते ही हैं, इससे हमारा क्या होता है? ऊर्जा मिलता है। और इसमें क्या पूछा है? खाद्य पदार्थ को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है। किस खाद्य पदार्थ को शरीर का निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? प्रोटीन वाले जो भी हैं, वो हमारे शरीर को निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे। तो प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे मटर, इस मटर की जो दालें होती हैं, हमारी दाल की फसलें, उसमें हमें प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में मिलती है। दाल वाले में, ठीक। तो प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे मटर, ये सही है। विटामिन से भरपूर भोजन जैसे सेब, पूरे सेब में पूरी विटामिन थोड़ी ना पाई जाती है। और वसा से भरपूर भोजन जैसे मक्खन। अब मक्खन है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट ही पदार्थ है और बसीय पदार्थ है, जो हमें सिर्फ ऊर्जा देने का काम करते हैं। ये हमारे शरीर का निर्माण करने में सहायक नहीं है। ये हमारे शरीर निर्माण में जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो प्रोटीन का सेवन करते हैं ताकि उनकी मसल्स जो होती है, ग्रोथ हो सके। इस कारण से पोषक तत्वों का वर्गीकरण में आज पढ़ेंगे। पोषक तत्व कितने प्रकार से होते हैं? पोषक तत्व जो हैं हमारे दो प्रकार के हैं। एक माइक्रो पोषक तत्व है और माइक्रो पोषक तत्व और मैक्रो पोषक तत्व, ये दो प्रकार से होते हैं। यहाँ देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो मैक्रो पोषक तत्व में आते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें एक दिन में 300 ग्राम लेना ही लेना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। और वसा जो है, वो एक दिन में 80 ग्राम तो लेना ही लेना हमें है। वसा किसी भी चीज़ से मिले, लेकिन वसा हमें मिलनी चाहिए। दिन भर में हमें, मतलब एक दिन में 80 ग्राम लेना चाहिए बसी। और प्रोटीन की मात्रा एक दिन में 1 ग्राम प्रोटीन तो ही रहना चाहिए हमारे शरीर के अंदर, 1 ग्राम प्रोटीन। और पानी 5 से 6 लीटर पर डे पीना चाहिए। एक दिन में 5 से 6 लीटर पानी हमें पीनी ही चाहिए, लेकिन लोग पीते नहीं हैं पानी। और ये देखिए, और इसके आगे जो क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? कौन सा माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? हमारा वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन विटामिन नहीं है। विटामिन हमारा माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। इसमें मैक्रो पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी क्वेश्चंस हैं। क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट का कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्य में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से कार्य करता है? देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कार्य, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और इसका जो सामान्य सूत्र है, CxH2O का होल वाई है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट शर्करा जो होते हैं,
आप लोग जानते हैं, यह शर्करा को चीनी कहा जाता है, वो मीठे होते हैं। शर्करा हमेशा मीठे मीठे पदार्थों में ही पाए जाते हैं। ये ऊर्जा देने वाले अणु हैं, ये ऊर्जा देने वाले अणु हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब 1 ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में रहेगा तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। अभी हमें इसकी आवश्यकता 300 ग्राम पर डे होती है। 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में रहना ही रहना चाहिए। और इसका स्रोत क्या है? अनाज में। अनाज में देखिए, चावल हुआ, गेहूँ हुआ, जौ हुआ, मक्का हुआ, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और फल में सेब हुआ, केला हुआ, अंगूर हुआ, संतरा हुआ, इन सभी में भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की शर्करा पाए जाते हैं। सब्जियों में भी आलू हुआ, मटर हुआ, गाजर हुआ आदि हुए, जिसमें क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के शर्करा पाए जाते हैं। दलहन जो है, दलहन में मूंग है, चना है, दाल है, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट की शर्करा का मात्रा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की शर्करा की मात्रा पाई जाती है। डेयरी उत्पाद आप लोग जानते हैं, बहुत से लोगों के यहाँ डेयरी खुली हुई है, जिसमें क्या होता है, दूध को लिया जाता है। तो उसी हिसाब से जो डेयरी उत्पाद है वो दूध और दही, यहाँ भी दूध और दही से भी हमें कार्बोहाइड्रेट की शर्करा प्राप्त होते हैं। मीठे खाद्य में भी जैसे चीनी हुआ, शहद हुआ, गुड़ हुआ, इन सभी में क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के शर्करा पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने हैं देख लीजिए, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं वो ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, ग्लैक्टोज हुआ, ये हमारे मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। और डाइसेकेराइड सुक्रोज हुआ, लैक्टोज हुआ, माल्टोज हुआ, ये हमारे डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। और पॉलीसेकेराइड स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, ये हमारे पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। और निम्नलिखित प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को उनके संगत उदाहरण में सुमेलित कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन है हमारा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को उनके संगत उदाहरण में सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, उनके संगत उदाहरणों में सुमेलित करना है। तो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार हैं और उदाहरण है, देखिए, मोनोसेकेराइड क्या है? मोनोसेकेराइड एक ग्लूकोज है, देख लीजिए यहाँ, मोनोसेकेराइड एक ग्लूकोज है। और डाइसेकेराइड क्या है? डाइसेकेराइड लैक्टोज है। डाइसेकेराइड एक लैक्टोज है। और जो कि यानी मोनोसेकेराइड जो है वो हमारा क्या है? ग्लूकोज है। मोनोसेकेराइड हमारा ग्लूकोज है और डाइसेकेराइड हमारा लैक्टोज है। पॉलीसेकेराइड हमारा ग्लाइकोजन है। यहाँ देख सकते हैं आप सब, सामने देख सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन आप लोग देख करके चेक करके कमेंट में बताइएगा कि इसमें में से कौन सा सही है। और आगे आप सभी को पढ़ाना है। आगे जो है इन सभी का जो मोनोसेकेराइड है उनके सभी पार्टों का हम, मतलब कितने पार्ट में बटे हुए हैं, इन सभी को हम पढ़ेंगे। जो मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज हुआ, जो इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं। ये सब याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रक्त शर्करा किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि रक्त शर्करा किसे कहते हैं, तो आप सभी बताएंगे रक्त शर्करा ग्लूकोज को कहते हैं। और ग्लैक्टोज, यह लैक्टोज के विखंडन से बनता है। जब लैक्टोज हमारे दूध में पाया जाता है, जब इसका विखंडन होता है तब हमारा प्राप्त होता है ग्लैक्टोज। और फ्रक्टोज हमारा किस में प्राप्त होता है? प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्रकृति की शर्करा है फ्रक्टोज सबसे मीठी प्रकृति की शर्करा होती है। और फलों का मीठापन इसी के कारण आता है। जो हमारा फल मीठा होता है, मीठा होने का कारण क्या है? फ्रक्टोज ही है। फ्रक्टोज हमारा फल को मीठा करने में मदद करता है। अगर यही फ्रक्टोज हमारे फलों में ना रहे तो हमारा फल मीठा नहीं होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है वो, ग्लूकोज का जो हमारा रासायनिक सूत्र है, आप सभी बताएंगे क्या होगा? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हमारा C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। अब हमारा आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे, आगे मतलब इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे क्या? ग्लूकोज अणु के लिए
जो ग्लूकोज अणु है, अणु के लिए परमाणुओं की सही संख्या ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज अभी हमने पढ़ा है C6H12O6, ये पढ़ा है। तो 6 कार्बन और 6 ऑक्सीजन, 12 ये हुए, 12 ए 24, यानी ये हमारे कितने क्या सही हुए 24। फलों का मीठा बनाने के लिए कौन सी शर्करा जिम्मेदार है? फलों का मीठा बनाने के लिए फ्रक्टोज जिम्मेदार है। फ्रक्टोज के कारण ही हमारा फल मीठा होता है। फलों का मीठा करने में कौन मदद करता है? फ्रक्टोज फलों को मीठा करने में सहायता करता है। और डाइसेकेराइड के अंतर्गत सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ये हमारे डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा सुक्रोज है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। और डाइसेकेराइड का जो सूत्र होता है वो C12H22O11 ये होता है। C12H22O11 होता है। C12H22O11 होता है। इसे चीनी भी कहा जाता है। सुक्रोज को हम चीनी भी कहते हैं। और लैक्टोज जो होता है हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण होता है। और दूध में मीठापन इसी के कारण आता है। दूध में मीठापन जो होता है, लैक्टोज में दूध में लैक्टोज पाया जाता है। जो दूध में मीठापन आता है वो कैसे आता है? दूध में जो मीठापन है वो हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से आता है। जो और माल्टोज है, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब 2 ग्लूकोज होते हैं। माल्टोज में 2 ग्लूकोज पाए जाते हैं, जो जौ के पानी में देखा गया है। जौ के पानी में पाया जाता है। जौ आप सभी लोग जानते ही हैं, जो गेहूं के खेत में जौ होता है उसका जो पानी होता है उसमें पाया गया है। और यहाँ देखिए पॉलीसेकेराइड क्या है? पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन। इसके अंतर्गत पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं ग्लाइकोजन जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप है। मतलब ये जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? संग्रहित करता है। और सेलुलोज क्या करता है? सेलुलोज जो है पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कोशिका के भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। वह सेलुलोज केवल पादप में ही पाए जाते हैं। पादप की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। और यह विश्व में सर्वाधिक व्याप्त शर्करा है। इसमें विश्व में सर्वाधिक व्याप्त, मतलब आप समझ सकते हैं, विश्व में सर्वाधिक व्याप्त शर्करा पाया जाता है। इसमें सर्वाधिक व्याप्त शर्करा पाया जाता है। और ये देखिए स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पौधों में कैसे संग्रहित होते हैं? स्टार्च के रूप में। जैसे आलू हुआ, चावल हुआ आदि में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। आलू चावल में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति जो होते हैं, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने में जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज कहा जाता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ये हमारा आरआरबी जेईई में पूछा गया है। जो क्या है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज कहा जाता है। आगे और भी आगे है। आगे आप सभी के लिए मैं लाया हूँ। आप लोग हमारे चैनल को जितना अच्छा प्यार देंगे उतना ही हम अच्छा कॉन्टेस्ट निकाल कर लेकर आएंगे। और जो इम्पोर्टेंट में जो एग्ज़ाम में सटीक तरीके से आप सभी के लिए आ सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सटीक तरीके से आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है? अभी हम आप सभी को बताएं कि ग्लाइकोजन के रूप में कौन संग्रहित रहता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संग्रहित रहता है। अब आगे देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग नहीं किए जाते हैं उन्हें के रूप में संग्रहित किया जाता है। जो पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। मतलब
जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग नहीं किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं, वो पौधों की आवश्यकता उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारा स्टार्च कहलाते हैं, स्टार्च कहलाते हैं। और निम्नलिखित में से क्या पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? रक्षित ऊर्जा की तरह कार्य करने वाला हमारा स्टार्च ही है। स्टार्च ही हमारे पौधों को रक्षा प्रदान करता है। और आगे क्वेश्चंस हैं प्रोटीन हम आप सभी को कल पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 में हम कल प्रोटीन आप सभी को पढ़ाएंगे। आप सभी हमारे चैनल को यदि और भी प्यार देंगे तो मैं और भी अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए लाऊंगा जो आपके लिए बेहतर होगा। कृपया आप सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हमारे आरआरबी चैनल पे आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल को जितना लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना ही हम अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए लाऊंगा और आप सभी को बेहतर शिक्षा प्रदान करूंगा। धन्यवाद आप सभी का इस चैनल पर बने रहने के लिए।